नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्रिएम्बल। प्रिएम्बल जो दोस्तों शब्द है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका मतलब है कि इसे समरी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की समरी का मतलब क्या हो गया, आपने बुक्स में देखी होंगी, अगर एक कोई भी चैप्टर होता है तो उसके एंड में एक छोटा सा समरी बना के देते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या था। एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उस चैप्टर के अंदर क्या था। तो जो प्रिएम्बल है दोस्तों, एक प्रिएम्बल भी एक पेज का है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस हिसाब से बना हुआ है। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है दोस्तों, ये मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो हमारे प्रिएम्बल के अंदर है। नीचे की कुछ लाइंस मैंने छोड़ दी हैं, उसमें डेट वगैरह लिखी थी, हमने कब इनेक्ट किया था। बट जो मेन सारे की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, सारे के सारे बोर्ड्स पे लिखे हैं। और आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, बट हम इतना डिटेल में आपको नहीं पता होगा कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक, सेक्युलर वगैरह, देन जस्टिस, इकोनॉमिक, ये सब। तो हम इन एक एक वर्ड को पकड़ के आज हम इसको डिटेलिंग में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो ये प्रिएम्बल है, मैंने आपको बताया कि इसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस प्रिएम्बल की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब हमारा संविधान, पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो पास हो गया था, यानी अप्रूव होने के बाद, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद उसकी समरी बनाई गई थी, दैट इज़ प्रिएम्बल। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पास किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद प्रिएम्बल को पास किया गया था दोस्तों। और जो प्रिएम्बल पास होने की डेट थी, दैट इज़ 17 अक्टूबर 1949। इससे पहले हमने अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब चलिए हम इसको समझते हैं क्या है। पहली लाइन है दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो जनता है भारत की, पीपल ऑफ इंडिया, यही एकमात्र अथॉरिटी है, एकमात्र सोर्स है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यही है, हम अपनी जो हमारी अथॉरिटी हमारी जनता के अंदर है, जो हमारे देश की अथॉरिटी है, देश का संविधान है, उन सबकी अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया ओनली। तो इस वर्ड का मतलब यही है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब सिंपल सा है कि जो अथॉरिटी दी गई है, कि हम अपना सोर्स कहाँ से डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ पीपल ऑफ इंडिया। हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन। अब दोस्तों हम एक एक वर्ड पे आएंगे डायरेक्ट, सॉवरन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक, ऐसे कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला वर्ड का मतलब दोस्तों यही है कि जो हमारा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। तो पहली लाइन का मतलब यही है। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज सॉवरन का मतलब क्या होता है, दैट इज सॉवरन। तो अगर हम सॉवरन की बात करें दोस्तों, तो सॉवरन का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक डिसीजंस बाय इट्स ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत है, हमारा देश, हम अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं। हम कोई कंट्री, बाहर की हमारी आस पड़ोस की कंट्री, जैसे कोई हम पे ऐसे फोर्सफुली हमारे डिसीजन को वो नहीं कर सकता कि आपको ये नहीं लेना, वो लेना है। भारत एक सॉवरन कंट्री है, इसका मतलब अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है, किसी के उससे बाउंड नहीं है कि मतलब कोई हमें आके प्रेशर डाले कि ये करो वो करो। टोटल हम इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। तो सॉवरन का मतलब सिंपल सा है, दैट एबिलिटी टू टेक डिसीजन बाय इट्स ओन। इसका मतलब यही हुआ कि अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट। अब दोस्तों अगला वर्ड आता है सोशलिस्ट। मैंने कुछ वर्ड्स को ना इसमें रेड कलर में लिखा है, इसका एक मतलब है, रेड कलर का मतलब, एक सोशलिस्ट है, एक सेक्युलर है, और एक इंटीग्रिटी। ओरिजिनली जब हमारा प्रिएम्बल दोस्तों बना था, तो उनमें ये तीनों वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट भी नहीं था, सेक्युलर भी नहीं था, एंड इंटीग्रिटी भी नहीं था। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनको ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने आपको इस अमेंडमेंट के बारे में पहले भी काफ़ी पढ़ा है। इसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी प्रोविजंस को चेंज किया, कुछ ऐड किए, कुछ डिलीट किए। तो ये अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए इस एक्ट के तहत, और ये एक्ट आया था 1976 में, जब थी हमारी मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने लगभग आधा कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया था अपने हिसाब से उस टाइम पे।
इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये जो प्रोविजंस हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये भी इसी के तहत प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। पहले प्रीएम्बल में ये तीनों शब्द नहीं थे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सोशलिस्ट का मतलब। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि भारत की जितनी भी जनता, अमीर हो गरीब हो, मेल हो फीमेल हो, कोई मतलब नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब यही है, जो भी भारत में रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि सिंपल सा यही है कि सबके पास अपॉर्चुनिटी है खुद को डेवलप करने की, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये होता है सोशलिस्ट का मतलब। अब बात करते हैं सेक्युलर वर्ड की। दोस्तों सेक्युलर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, वैसे एक बार यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट के पास, मतलब स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता। यानी कि जो हमारी सरकार होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, कोई भी सेक्युलर मतलब रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। कोई भी सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम किसी को ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे हिंदू धर्म फॉलो करिए, मुस्लिम धर्म फॉलो करिए, क्रिश्चियन फॉलो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है। इसका मतलब सिंपल सा है, स्टेट के पास कोई भी रिलीजन नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट। स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। तो हमने ये तीन शब्द दोस्तों अभी समझे। पहला क्या था? सॉवरन। सॉवरन का मतलब एबिलिटी टू टेक डिसीजन, खुद से हम अपने डिसीजन लेते हैं। सोशलिस्ट का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर जो हमारा सेक्युलर का मतलब क्या है? स्टेट जो होता है, हमारा गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते। अब दोस्तों जो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दो शब्द और हैं इसमें। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंड सेकंड इज रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक आपको पता है लोकतंत्र, मतलब लोगों की पावर। डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा है कि वहाँ पे जो भी कानून बनाए जाएंगे, एक जो अथॉरिटी होगी वो पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि एक इसका डेमोक्रेसी की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है दैट इट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि जो भी हम रूल्स बनाते हैं खुद के लिए ही बनाते हैं, हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं और हमें ही उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी मेन पावर है किसी भी देश के अंदर, दैट इज़ पीपल ऑफ दैट कंट्री, दैट इज़ डेमोक्रेसी। अब दोस्तों जो रिपब्लिक वर्ड है, रिपब्लिक, इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है जो टॉप मोस्ट पोजीशन है किसी भी कंट्री की, वो इलेक्टेड पोजीशन है। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मोनार्की होता है, किसी की फैमिली है तो उन्हीं की फैमिली प्रमोट होती जाती है, उनके पहले बेटा है, फिर उनके बेटे है, फिर उनके बेटे है। वो जो सीट है, सपोज हमारे देश में क्या है, ये इलेक्टेड पोजीशन है। सबसे हाईएस्ट है हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन, एंड प्रेसिडेंट के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू ऑल। कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति उस पोजीशन के लिए खड़ा हो सकता है। कुछ कंडीशन है लाइक 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, और तो ऐसी जो क्वालिफिकेशन अगर उनके पास होंगी तो प्रेसिडेंट सीट के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में। तो रिपब्लिक का मतलब दोस्तों सिंपल सा यही है कि जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करके लाया जाता है, कोई भी ऐसे अपॉइंट करके, या मीन्स किसी ऐसे मोनार्की टाइप नहीं होता, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, बट जिनके थ्रू अपॉइंट किए, मतलब सॉरी इलेक्ट, अपॉइंट नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, बट जिनके थ्रू ये इलेक्ट किए जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति साहब को अगर वोट देना होता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लोग देते हैं, बट उनको कौन वोट देता है? जनता। तो आप कह सकते हैं एक तरह से जो हेड ऑफ द स्टेट है ये भी जनता के द्वारा चुना गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये दोस्तों मेन वर्ड हैं सारे के सारे। इनके अंदर फिर एक सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस टाइप की जस्टिस है, किस टाइप की लिबर्टी है। तो हम इसमें लिखा है कि हमारे संविधान का ये समरी है। तो समरी में है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ हैं। तो हमारा संविधान दोस्तों प्रोवाइड करता है जस्टिस,
अब जस्टिस भी 3 तरह के हैं। जस्टिस का मतलब हो गया न्याय देने का काम एक तरह से। तो हम लोग सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हर एक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? सोशली का मतलब हो गया दोस्तों कि हम लोग किसी के कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये किसी भी कास्ट का होता है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने आप को डेवलप करने की, दैट इज़ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस हो गया दोस्तों, हम किसी को अमीर हो गरीब हो किसी को डिस्क्रिमिनेट उस बेसिस पे भी नहीं करते, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सबको न्याय मिलता है, दैट इज़ इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस दोस्तों क्या है कि इलेक्शंस में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है अमीर हो गरीब हो मेल हो फीमेल हो, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सबको जस्टिस मिला है, दैट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस कि कोई किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये जस्टिस का है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस हो गए दोस्तों। अब लिबर्टी हमारे देश में दोस्तों लिबर्टी है। किस चीज़ की लिबर्टी है? हमें कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हमें रिलीजन की है कि हम अपने हिसाब से कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि हम कोई भी प्रोफेशन को हम कर सकते हैं, जो भी हमारा बिलीफ है, हर चीज़ को लेके हमें लिबर्टी मिली है। लिबर्टी से क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई किसी ने रोक नहीं लगा रखी, किसी भी चीज़ को लेके कोई रेस्ट्रेंट नहीं लगा रखा है कि आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर किसी को दोस्तों लिबर्टी मिलती है ना, तो वो अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगा मेरे को रोक टोक नहीं है, एंड वो फिर अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकता है। इसलिए ये प्रोविज़न ऐड किया गया, दैट इज़ लिबर्टी, कि आप कुछ भी प्रोफेशन करिए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बट वैसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप डेवलप ना कर सको अपने आप को। वो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप किसी और को हानि ना पहुंचा सको, और वो रेस्ट्रिक्शंस दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे। बट अभी प्रीएम्बल के हिसाब से बस हमें इतना ही समझना है कि लिबर्टी का मतलब होता है कि हम लोगों को फ्रीडम मिली हुई है कि हम लोग जो चाहें अपने आप को डेवलप करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है, स्टेटस एंड मतलब इक्वालिटी जो है हमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारा संविधान में आर्टिकल 14 है इक्वालिटी को लेके कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। उसमें क्या है कि कोई भी अमीर हो गरीब हो सबका स्टेटस जो भी हो, बट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। अमीर हो गरीब हो मेल हो फीमेल हो कोई मतलब नहीं, सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर उनको कुछ भी काम करना होता है। अगर किसी को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना है, तो दोस्तों सबको एक मतलब कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोज आपको आईएएस बनना है तो इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपको 21 साल की एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर आप चाहें किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, कोई मतलब नहीं, आप एलिजिबल हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। एग्ज़ाम दीजिए फिर पास होइए एंड आईएएस ऑफिसर बनिए। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल रखा है दोस्तों। लेवल प्लेइंग फील्ड रहती है हमारे देश में हर एक काम को करने के लिए। ये हो गया इक्वालिटी। उसके बाद हमने लिबर्टी पढ़ लिया, फिर हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़े थे, 5 वर्ड्स पढ़े थे, दैट इज सॉवरेन सोशलिस्ट। अब दोस्तों जो आ गया हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा यानी ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी ऑफ व्हाट? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रिटी पहले नहीं था, इंटीग्रिटी हमारा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, पहले नहीं था। अब दोस्तों अगर हम इसमें देखें फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब तो दोस्तों यही है कि सबको इंटीग्रेट करके रखे, एक तरह से बांध के रखे। और जो यूनिटी है एकता, इसका मतलब हम एक साथ रहें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक लाइन पढ़ी होगी, हमारे सिविक्स के चैप्टर में था आई थिंक, जब हम 6th-7th में थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें पढ़ा दिया जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे देश में आपने देखा होगा इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे तरह तरह की लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम लोग एक भारत में एक साथ रहते हैं। आपने देखा होगा यूपी में कोई अगर फेस्टिवल मनाया जाता है, केरला में बिल्कुल डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, बट हम लोग फिर भी यूनाइटेड हैं। हम लोग एक ही इंडिया में रह के
एक साथ हम लोग अपने सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेटर्निटी का दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें कि भाईचारों को कैसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, तो इसका आंसर है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स के बारे में, जिसमें कहा था कि भारत जो है वो सिटीजनशिप फॉलो करता है, सिंगल सिटीजनशिप वाली। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया कि आप चाहे केरला में रह रहे हैं, चाहे यूपी में रह रहे हैं, चाहे बिहार में रह रहे हैं, राजस्थान में, कोई मतलब नहीं, आपके पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी पूरे भारत के मतलब हिसाब से। आप कहीं भी घूमिए, सिटीजनशिप ने यूनाइट करके रखा है हमारी देश को, क्योंकि वो दो सिटीजनशिप दे ही नहीं रहे, ड्यूल को फॉलो नहीं करते, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे बेसिक की पॉइंट्स थे जो हमने आज की क्लास में अभी समझे हैं। इसके बाद एक लाइन उसमें और लिखी है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें डेट लिखी हुई है दोस्तों कि हमने अपने जो प्रेम्बल में डेट लिखी है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया था, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने नवंबर, जब हमारा उस टाइम पे डेट ये थी, तो हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, हमने उस दिन अपने संविधान को लागू क्यों किया था। 26 नवंबर, ये दोस्तों डेट लिखी हुई है, प्रेम्बल के अंदर ही लिखी हुई है। और क्या लिखा है कि हम लोग ये जो संविधान है ये खुद को दे रहे हैं, भारत की जनता अपने आप को ये संविधान सौंप रही है। ये किस दिन सौंप रही है, दैट इज इनैक्ट, इसका इनैक्टमेंट कब हो रहा है, 26 नवंबर 1949। बट दोस्तों जो हमारे हमने पढ़ा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होता है 26 जनवरी, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमने ऐसा क्यों किया कि संविधान हमारा बन के रेडी हो गया 26 नवंबर को, बट हमने जो उसको लागू किया वो लगभग 2 महीने के बाद किया, 26 जनवरी 1950। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि 26 जनवरी 1930 या 29, आई थिंक 30, 26 जनवरी ना एक डेट थी जिस दिन हमारे पंडित नेहरू साहब जो थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था। उस दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था, और उसी की याद में हमने 26 जनवरी 1950 को, ताकि हमारी जो डेट है 26 जनवरी ये कॉमन हो जाए, और फिर कॉमन हो जाए, और इसी की याद में फिर हमने ये पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था दोस्तों। तो यही था एक सिंपल सा लॉजिक इस डेट में, बाकी इस डेट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या आज हमारे इसमें से इंग्रेडिएंट, अगर आप बोलेंगे क्या क्या निकल के आए हमारे प्रीएम्बल से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर पूछा जाए कि सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सोर्स सबसे पहली लाइन में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट था कि सोर्स, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड पूछा दोस्तों कि नेचर क्या है हमारे स्टेट का, जो हमारा भारत देश है उसका नेचर क्या है, तो वो भी हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, दैट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया नेचर। अब तीसरा था ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़े, वही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, मतलब जस्टिस पहले था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने पढ़ा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे दोस्तों। और फिर इसमें डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज 26 नवंबर 1949। उस दिन हमने कुछ आर्टिकल्स को इनेक्ट कर दिया था, उस दिन से कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे, बट जो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 से लागू होने स्टार्ट किए थे। अब दोस्तों अभी आज की क्लास में तो हमारा इतना ही है, बट अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेरूबारी केस। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस केस में ऐसा क्या था। ये बहुत ही फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, बेरूबारी केस। तो ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही था। प्रीएम्बल में बस वो जो कीवर्ड्स थे उनको मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन था उस टाइम पे कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था या नहीं, मतलब अभी करेंटली है या नहीं। वो जो क्वेश्चन था उस टाइम पे इस जजमेंट के द्वारा उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और फिर वो करते करते केशवानंद भारती केस तक गया था।
तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही फेमस केस है दोस्तों, केशवानंद भारती। जब हम वो पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन, तो इस केस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। केशवानंदा भारती केस 1973 और बेरूबारी केस 1960 में हुआ था दोस्तों, जब हम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे अपना। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।